इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना। वियना की ट्रीटी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये भी किया ऑन। हाँ, इसमें हमने देखा था कि वियना ट्रीटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बस अब बात कोई नहीं करेगा इसी को। अब हम आगे की ओर जो बढ़ाएंगे कि देखेंगे कि क्या क्या अब जो है नेक्स्ट सिचुएशन रही है कहाँ पे, यूरोप में। देखो, अब एक तरीके से हमने देखा कि एक नया सिस्टम आया और नए लोग आए जो कि पुराने ही थे। नए लोग आए जो कि पुराने ही थे, इसका मतलब कंजर्वेटिव्स आए। अच्छा सर, सोसाइटी वर्सेस न्यू कंजर्वेटिव्ज्म क्या था इनके दरमियान? दैट मीन्स कंजर्वेटिव्स के पास अब हुकूमत आ रही है, आई ना, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना, और वी कैन से आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन बैटल ऑफ वाटरलू। नाउ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुकूमत है, जो रूल है, वो अब कंजर्वेटिव्स के पास है। कंजर्वेटिव्स को मैंने बोला कौन से ये लोग हैं, सब कुछ हमने इसको क्लियर किया है ना, अब इसको फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। कंजर्वेटिव्स एंड द सोसाइटी। अच्छा सर, सोसाइटी का इस पर क्या रद्द अमल रहा, और वी कैन से व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम द सोसाइटी, किन के ओर? सर, जब कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, रूल यहाँ पे किया, तो अच्छा किस तरीके से रूल किया और सोसाइटी का क्या इस पे रिएक्शन रहा, ये हमें देखना है। कंजर्वेटिव्स में फिर से एक बार जल्दी बोलूँगा सर, ये कौन से थे? ट्रेडिशनल टाइप के लोग थे जिनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ट्रेडिशनल थी। दे नेवर वांट एनी चेंज, जो कि हमने पढ़ा था। तो इसमें ट्रीटी ऑफ वियना में हमने देखा था कि वहाँ पे जो बोला गया कि बॉर्बन डायनासिटी फिर से फ्रांस में जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, और वहाँ पे हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे भी नेपोलियन ने कब्ज़ा किया था, नई गवर्नमेंट्स फॉर्म की थी, सबको क्या किया गया, सबको एबॉलिश करके नए कंजर्वेटिव्स का एक जो है सिस्टम क्रिएट किया गया। तो आप देखेंगे कि सोसाइटी का इस पर क्या इम्पैक्ट रहा। पहला पॉइंट, कंजर्वेटिव रिजीम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या थे, बोलेगा कोई में आप में से? ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मीन्स कि हर एक पावर सर इन्हीं के हाथ में था, हर एक पावर। ये किंग की तरह नहीं हो रहा है फिर से ऑटोक्रेट, तो ये किंग ही थे ना सर, किंग ही थे ना। तो कंजर्वेटिव्स कौन से थे सर? किंग की जो डायनासिटीज थे, जैसे बॉर्बन डायनासिटीज में था लुईस 16, ठीक है ना, वो क्या था, वो किंग था। तो यहाँ पे सेम फिर से ये कहाँ पे गए, बैक टू वेदास, यहाँ से आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या था सर, एवरी रूल्स एंड द रेगुलेशंस, या वी कैन से एवरी पावर वर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द कंजर्वेटिव्स, ठीक है ना। एक सिस्टम के हाथ में सारा पावर था। सो जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, सब कुछ एक खुद थे। आया समझ? तो ऑटोक्रेसी मीन्स यहाँ पे हर एक पावर एक ही बंदे के पास था। आया समझ इतना? हर एक पावर एक ही बंदे के पास था। दे डिड नॉट, अच्छा ये कंजर्वेटिव जैसे कि ये करते आ रहे थे, लुईस 16 को कोई क्रिटिसिज्म करता तो वो उसको छोड़ता नहीं, छोड़ता, क्योंकि सर जुडिशरी भी यही है और पुलिस भी यही है और आर्मी भी यही है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन भी यही है। सेम यहाँ पे हुआ, जो भी इनको कोई भी क्रिटिसाइज करता था या इनके साथ कोई डिसएग्रीमेंट होता था, तो वो क्या होता था, वो उनकी जो एक्टिविटीज़ को कर्ब करता था। कोई भी गवर्नमेंट से अब क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, सुन लो बात को, गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। कर्ब है, कर्ब मीन्स रुकावटें पैदा हुई कि कोई भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करेगा, गवर्नमेंट अच्छा करे या बुरा करे, इससे लोगों को अब कुछ नहीं है, जो भी करेगी गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि सर सारा पावर इसके हाथ में है। तो कोई भी ये सवाल नहीं करेगी ऑन द लिजिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। लिजिटिमेसी कैसे? लिजिटिमेसी मीन्स इज इट लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट और नॉट। लोग क्या करना, लोग क्वेश्चन करते थे, सर जो गवर्नमेंट बनी ना, क्या हमने इसको इलेक्ट किया? लोग करते थे ना क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा वेदर इट इज़ लिजिटिमेट और इलीगली, वहाँ पे हमने उसको बिठाया। अब लोगों को इसके साथ कुछ नहीं। जो ये बोलने की कोशिश करेगा क्या ये लिजिटिमेट है कि नहीं, लिजिटिमेट मीन्स लीगली छा गवर्नमेंट बनी मुमकिन की। लीगल कैसे बनती थी? जब लोग वोट डालते थे। जब मैं चाहूँगा कि ये हुकूमत करे, ये मेरे लिए लीगल है। अब मैंने चाहा ही नहीं कि आप रूलर हो, तो आप रूलर बन गए, तो मेरे लिए लिजिटिमेसी पे मैं सवाल करूँगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया,
इसने क्या किया, sought to curb activities that questioned the legitimacy ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी इस पे कोई लेजिटिमेसी पे सवाल नहीं करेगा, ठीक है ना। सब बोला है कि सब ठीक हैं, अच्छे से गवर्नमेंट हो रही है। तो अच्छा किया क्या इसमें से, सेंसरशिप लॉज क्रिएट किए। सेंसरशिप हमने देखा है किस पे कर्ब, किस पे हर्डल्स, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई भी न्यूज़पेपर में नहीं लिखेगा, कुछ लिखेगा जो भी लिखोगे, लेकिन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को नहीं लिखो। आप किंग की तारीफें कर लो, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अच्छा जैसे सेंसरशिप में क्या होता था, एवरीथिंग वाज चेक्ड बिफोर इट पब्लिश्ड। जो भी पब्लिश किया जाता था ना, पहले इसको चेक किया जाता था कि ये किंग को इसने मत कुछ खिलाफ लिखा है या किंग के गवर्नमेंट में कुछ क्वेश्चंस मत रेज हुए हैं। तो यहाँ पे सब कुछ जो है अब जैसे कंट्रोल था इनके अंडर में, किसका सर, न्यूज़पेपर का, बुक्स का, प्लेज का, सॉन्ग्स का। जो ऐसे ऐसे जो बुक्स पब्लिश हुआ करते थे जो रिफ्लेक्ट करते थे सर कौन से, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, इन चीज़ों का बैन है। कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा जिससे लोगों को पिछले टाइम की तरह, जैसे हमने 9th में पढ़ा, ऐसे कुछ फिलासफर्स थे, जॉन लॉक था, रूसियो था, है ना, बहुत सारे हमने देखे थे। उन फिलासफर्स ने क्या किया था, उन्होंने लोगों को जो है एक तरीके से समझाया था बुक्स के थ्रू, अपने आइडियाज़ के थ्रू कि कैसे हम पे जुल्म हो रहा है। अब ऐसा कोई एलिमेंट समाज में पैदा नहीं होगा जो सेम करेगा जो हमने 9th में देखा था। ऐसा कोई बंदा अब समाज में, उसको जो जगह ही नहीं है, उस पर सिवर कंट्रोल है, जो कि अब गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिखने की साजिश करेगा। तो करने की तो बात ही नहीं, एक्ट करने की तो बात ही नहीं है ना। तो इन्होंने बोला जो भी जैसे आइडियाज़ थे विच वर लिंक टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनको अब फिर से कोई नहीं बोल सकता। शॉर्ट में हम बोल सकते थे सर क्या था, यहाँ पे टोटल कंट्रोल था फिलहाल सोसाइटी पे। टोटल कंट्रोल किस पे, सोसाइटी पे। कंट्रोल कैसे, कंट्रोल कैसे सर, आर्मी के थ्रू कंट्रोल था। आर्मी एंड पुलिस, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके लोगों से जो है इनके राइट्स छीन लिए जाते थे, ठीक है ना। हमने देखा था बहुत सारे राइट्स थे, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, ये बहुत सारे राइट्स थे, इनको जो है ये जो क्या किया गया था, ये छीन लिया गया था। नाउ इसका इम्पैक्ट अब क्या हुआ था, लोग चुप बैठेंगे। कौन सा वाला, लास्ट वाला। इसमें इन्होंने क्या बोला था, जो सेंसरशिप लॉज लगाए, ये वाला, अच्छा ये इसी का है, सेंसरशिप लॉज लगाए। दैट मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था ना, उससे कुछ आइडियाज़ जुड़े हुए थे, क्योंकि आज भी उसी से बहुत सारे आइडियाज़, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है, ये फ्रांस से ही लिया गया था। तो अभी भी जो वुनस ताज़ा मालूमात फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना, अब फिर से उन्हीं की जो है सरकार आई थी जिनसे फ्रेंच रेवोल्यूशन लिया गया था, बॉर्बन डायनासिटी या बाकी कंजर्वेटिव्स थे। अब लेकिन लोगों को अभी भी वो फ्रांस की जो रेवोल्यूशन की यादें आ रही थी कि कैसे हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन था, कैसे इक्वालिटी थी, लिबर्टी थी, फ्रीडम थी, है ना, बहुत सारे फ्रीडम्स थे। अब लेकिन कंजर्वेटिव्स क्या करें, इन पे पूरा कंट्रोल करें, किसी को बोलने भी नहीं दे रहे कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता है, ना लिख सकता है। आया समझ। तो ये है इस पॉइंट का। लेकिन लोग क्या थे, द मेमोरीज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन लोगों को तब भी याद आ रही थी किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की। बोल तो नहीं सकते हैं, जैसे हम भी बोल तो नहीं सकते हैं क्या क्या है हमारे इन दिलों में, लेकिन फिर भी हमारे पास जो ये है, ठीक है ना, अंदर से फटेगा कभी। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, सेम लोगों ने क्या किया, चुप। लेकिन याद है कि कौन कौन से राइट्स हमसे छीन लिए गए। अब लोगों ने बोला कि अब हम दिखाएंगे खेल नया। तो लोग कभी भी चुप करके नहीं बैठेंगे, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जुल्म करोगे, रेवोल्यूशनरीज आएंगे। अगर रेवोल्यूशनरीज ने गवर्नमेंट बनाए, फिर से जुल्म करेंगे और एक रेवोल्यूशनरी की एक जो है सोसाइटी में सेक्शन खड़ा होकर उनको गिराने की कोशिश करेगा। ये हमेशा होता आ रहा है हिस्ट्री में। हम देखते हैं कि जुल्म के आगे हमेशा कोई ना कोई खड़ा रहता ही है और उठता ही है। अब देखोगे इधर, अब इधर क्या होता है, रेवोल्यूशनरीज की बात है। रेवोल्यूशनरीज कौन है, हमने रेडिकल्स भी देखे, हमने लिबरल्स भी देखे, हमने कंजर्वेटिव्स भी देखे। एक और जो लोग आ गए, इनका जो सेक्शन, इनको बोलते हैं रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, जो कि रेवोल्यूशन चाहते थे, क्रांतिकारी। सर रेवोल्यूशन किससे, कंजर्वेटिव से। क्यों सर, क्योंकि राइट्स स्नैच हो रहे, राइट्स छीन लिए जाते हैं। तो अब एक और ग्रुप आया जिनका नाम है रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, ठीक है ना। ये क्या चाहते थे,
रेवोल्यूशनरीज मीन्स दे वांटेड अ कंप्लीट चेंज, हिंदी में इनको क्रांतिकारी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे कंजर्वेटिव रिजीम जो थी वो 1815 के बाद स्टार्ट हुई ना, जब नेपोलियन ने हारा और ट्रीटी ऑफ वियना में हमने देखा कि कंजर्वेटिव्स ने अपनी इस रिजीम को हर एक जगह पे एस्टैब्लिश किया। इसने क्या किया, जो अब लोग बात करना चाहते थे, हमने देखा सिविल कंट्रोल था, पनिशमेंट था, पकड़ दकड़, सब मार, हाँ, सब जेलों में, लोग जो भी बात करता था सबको जेलों में डाला जाता था। लेकिन जिसको अब रेवोल्यूशन लाना है वो इससे नहीं डरेगा, बट वो क्या करेगा, वो एक स्ट्रैटेजी को आजमा लेगा और वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा। एक बात है, अगर रेवोल्यूशनरी 5-6 बंदे हैं, क्या है, रेवोल्यूशनरी 5-6 बंदे हैं, वो कुछ काम वो नहीं बोल सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, फ़िलहाल अंडरग्राउंड रहो, धीरे धीरे करो, लोगों को तैयार, अपनी आइडियोलॉजी समझाओ उनको भी, फिर देखेंगे। जैसे हमने देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो मक्का में पहले ही थोड़ी उनको बोला गया कि लड़ो, नहीं बोला गया, क्योंकि उनका जो नंबर पहले कम था, है ना, नंबर कम था। फिर जब उनका नंबर बढ़ा, कहाँ पे, मदीना में, फिर वहीं से आया कि वहाँ से एक काफिला आ रहा है, बस जाओ करो अटैक, ठीक है ना, स्ट्रैटेजी थी। वरना मक्का में हम देखेंगे उनके सामने एक सहाबा को ऊँट के 4 ऊँटों के साथ बांधा गया और ऊँटों को दौड़ाया गया, उसके ऐसे 4 हिस्से हो गए, ठीक है ना। क्या उस टाइम हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ठीक है ना, ऐसे जो सहाबा थे, क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे, नौज़ बिल्लाह, वो क्या वो तिम खोचान तेल तिम नहीं, उनको उस टाइम जो है एक स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही थी कि अभी कुछ नहीं करना है, अभी सह लो, क्योंकि जब आपका नंबर बढ़ेगा तब लड़ो। यहाँ पे भी रेवोल्यूशनरी जो थे ना वो अंडरग्राउंड हो गए, बोला कि फ़िलहाल हम बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अपना काम हमें रोकना नहीं है, हम धीरे धीरे करके इस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को उखाड़ के रखेंगे, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल 100 बंदे हैं, वो वहाँ से 13 लाख 14 लाख हैं, ठीक है ना, जाएंगे लड़ेंगे, क्या होगा, ख़त्म, एक साथ हो जाएगा ना, जो मूवमेंट चलेगी, जो भी तहरीक चलेगी, सब खत्म हो जाएगा एक साथ। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ेगा, एक साथ अटैक नहीं करना है जब तक हमारा जो नंबर पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ही हुआ, वो अंडरग्राउंड हुए। अंडरग्राउंड मीन्स बस ये नहीं कि वो चोरी छिपे बैठ गए, अंडरग्राउंड मीन्स सब चंगा चल रहा है, शांति से सब बैठे, लेकिन अंदर अंदर ही वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं, पूरा समझा रहे हैं। यूरोप में वो लोगों को अब समझा रहे हैं। अब देखो इधर सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। सीक्रेट सोसाइटी मीन्स कि छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनने लगी जिसमें लोग डिस्कस कर रहे थे, ह तंजीम ये तंजीम छना बनान वारिया, तो ह पार्टी ये पार्टी, एक्टिविस्ट बनते रहे। तो इसमें क्या थे, तो यूरोप के हर एक स्टेट में ये बनने लगे। और इनका काम क्या था, इनका काम था दूसरे लोगों को ट्रेन करना रेवोल्यूशनरी बनने के लिए, ठीक है ना। ट्रेन कैसे करेंगे, सबसे पहले उनका माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें अब इन कंजर्वेटिव्स के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो यही था सीक्रेट सोसाइटीज़ का काम। क्या था, सीक्रेट सोसाइटीज़ का यही था काम। तो इनका काम क्या था, पहला, कमिटमेंट अपोज मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड द फ्रीडम। 2 गोल थे इनका। पहला गोल था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फिर से आ रही है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी आ रही है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है, इसको हमें ख़त्म करना है, पहला। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि सर वी विल फाइट फॉर द फ्रीडम एंड लिबर्टी, लिबर्टी के लिए हम लड़ेंगे, आज़ादी के लिए हम लड़ेंगे, ठीक है ना, और हमारे जो राइट्स थे उनके लिए हम लड़ेंगे। दैट मीन्स सिंपली हम फ्रीडम के लिए लड़ेंगे। तो ये अब लोगों को समझा रहे थे और लोग धीरे धीरे इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ जुड़ रहे थे। अब इनका नंबर एक तरीके से जो बढ़ रहा था धीरे धीरे, अभी भी चुप बैठे हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़ बने हैं, ठीक है। Most of these revolutionaries also saw the creation of the nation states as a necessary part of the struggle for। अच्छा, बहुत सारे revolutionaries ऐसे बोलते थे, सर तब तक फ्रीडम, तब तक इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगे जब तक हम नेशन स्टेट्स को नहीं बनाएंगे। व्हाट इज़ नेशन स्टेट, सर जहाँ पे यूनिटी होगी, कोऑपरेशन होगी लोगों में। यही तो है ना, रेवोल्यूशनरी जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रेवोल्यूशन
नहीं आएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो रेवोल्यूशनरीज थे दे बिलीव ऑन द नेशन स्टेट्स, ऑन द कॉपरेशन एंड द कॉमन आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। इसमें से एक जो बंदा था जो कि बड़ा मशहूर है, जिसने ऐसी कुछ जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, जिसका नाम था गियुसेपी मैज़िनी। तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है, गियुसेपी मैज़िनी। तो ये आपके जो ये क्वेश्चन है ना, टेक्सचुअल क्वेश्चन, उसका पहला ही पार्ट, क्वेश्चन का पहला ही पार्ट गियुसेपी मैज़िनी ही है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि ये कौन सा बंदा था। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया भी है एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में देखेंगे। गियुसेपी मैज़िनी क्या था सर? गियुसेपी मैज़िनी जो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा। ये भी एक रेवोल्यूशनरी था, बट सर इटालियन था, इटली का रहने वाला था, और जो कि जो है पैदा हुआ है कहाँ पे? जेनेवा में 1807 में, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमने देखा, इटालियन था, रेवोल्यूशनरी था, और जेनेवा में 1807 में पैदा हुआ। 3 पॉइंट्स, इटालियन, रेवोल्यूशनरी एंड पैदा कहाँ पे हुआ था, ये हमने देखा, और डेट भी साथ में। और ये क्या था? एक सीक्रेट सोसाइटी इटली में चल रही थी जिसका नाम था जो कार्बोनरी था, ठीक है ना, ये उसका मेंबर था। कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी कहाँ पे चल रही थी सर? ये इटली में चल रही थी। तो ये इसका मेंबर था। कौन? गियुसेपी मैज़िनी इसका मेंबर था, एक सीक्रेट सोसाइटी थी। तो जब ये इसकी एज 24 हुई, तो जब ये ना पूरा जवान हो गया, एट द एज ऑफ 24 उसको एग्जाइल किया गया था। एग्जाइल को इसको अपने देश से, इटली से निकाला गया। गियुसेपी मैज़िनी को, इसको जो एग्जाइल किया गया, जलाए वतन यस वनांचे, क्योंकि इसने क्या किया था? इसने 1831, अच्छा इसमें निकाला गया था। इसने जो है एक अटेम्प्ट किया था लिगुरिया, आई थिंक लिजूरिया, जो प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, इस कंट्री को क्या पढ़ते हैं, लिगुरिया, आई थिंक लिगुरिया में इसने क्या किया था? इसने एक रेवोल्यूशन लाने की वहाँ पे कोशिश की, जो कि इसका एक फेल्ड अटेम्प्ट था। ही tried to revolutionize the Liguria, but it was failed at that time। और वहाँ की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ना उस टाइम, उसने इसको एग्जाइल किया, उसने उसको अपने ही इस इटली से, वहाँ से, लिगुरिया से, वहाँ से निकाला, इटली से निकाला। बोला कि आप हमारे लिए सही नहीं हो, आपने लोगों को जो उकसाया, भटकाया अपने रास्ते से, तो उसको वहाँ से निकाला, ठीक है, एग्जाइल किया। तो फिर इसके बाद इसने क्या किया? इसके बाद ये चुप नहीं बैठा। इसके बाद इसने 2 और सीक्रेट सोसाइटी बनाई। एक का नाम था यंग इटली, जो कि मर्सलीज़ में बनाई, जो कि फ्रांस में थी, और दूसरा एक जो था इसने एक और, सर वो रिपीट कीजिए ऊपर वाला पॉइंट। क्या? कौन सा? अच्छा, जब उसकी एज 24 हुई ना, तो इसने क्या किया? इसने लिगुरिया में जो अटेम्प्ट किया रेवोल्यूशन लाने का, दैट मीन्स इसने उन पे अटैक किया। किन पे? गवर्नमेंट पे। जो लिगुरिया में एक जो राजा हुआ करता था, किंग हुआ करता था, इसने जो लोगों को जमा किया था, लोगों को समझाया था, रेवोल्यूशनरी बनाया था, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी जो ऑलरेडी ये कार्बोनरी का जो मेंबर था, वहाँ पे इसने एक अटेम्प्ट किया कि मैं इस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकूंगा, और हम क्या करेंगे? एक रेवोल्यूशन लाएंगे जिसमें लिबर्टी होगी, जिसमें नेशन स्टेट बनेगा। तो इस तरीके से, बट ही वाज फेल्ड एट दैट टाइम। जब गवर्नमेंट ने इसको पकड़ा, फिर बाद में इसकी पुनिशमेंट ये हुई कि इसको उन्होंने जो है वतन से बाहर किया, बोला कि आप यहाँ से दफ़ा ही हो जाओ। हाँ, इटली में था, तो इसको वहाँ से निकाला। फिर लेकिन ये चुप नहीं बैठा, इसने, हाँ इटली भी है ना यूरोप में, मैप पे मैं दिखाऊंगा, वो साउथ साइड में है, ठीक है ना, साउथ साइड। हाँ, फिर ये देखो, इसने एक और जो ये ना ये सोसाइटी बनाई, सीक्रेट सोसाइटी, जिसका नाम था यंग इटली। क्या नाम था? यंग इटली, जो कि इसने कहाँ पे बनाई? मर्सलीज़ में। मर्सलीज़ कहाँ पे था? फ्रांस का। तो फ्रांस में इसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसने परहैप्स से इटली में बनाई होगा, लेकिन इसने ये फ्रांस में बनाया, ठीक है, तो मर्सलीज़ में बनाया, क्योंकि इटली से इसको निकाल दिया गया था पहले ही। और एक उसने बनाया कहाँ पे? यंग यूरोप इसने बनाया, वो कि इसने बर्न में बनाया, जो कि है स्विट्ज़रलैंड का हिस्सा। सर स्विट्ज़रलैंड और ये दोनों हैं, लेकिन फ्रांस क्या? ये स्विट्ज़रलैंड और ये, हाँ, एक ये नहीं, स्विट्ज़रलैंड अलग हिस्सा है, लेकिन यूरोप में ही है दोनों, ठीक है ना। स्विट्ज़रलैंड अलग कंट्री है, फ्रांस अलग कंट्री है, यूरोप के ही हैं, यूरोप एक कंटिनेंट है, ठीक है। तो अब देखो, तो इसने 2 यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी बनाई। एक का नाम था यंग इटली, दूसरे का नाम था यंग यूरोप। एक को बनाया इसने मर्सलीज़ में, दूसरा बर्न में, जो कि था स्विट्ज़रलैंड में। तो ये था इसका जो आइडिया। क्या था इसका?
हाँ, ये वाला लास्ट स्लाइड हम पढ़ रहे हैं और बस। अब देखो आइडिया क्या था इसका, पहला आइडिया इसका, देखो इसका एक जो बिलीफ क्या था, बिलीफ था इसका, ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इसका मैं खुलासा बोलूँगा शॉर्ट में, क्योंकि ये एक जो बड़ी बुक है इस पे लिखी है, अब उसके बारे में नहीं बोलूँगा, शॉर्ट में बोलूँगा कि इसका क्या मतलब था और इस लाइन का पूरा क्या मतलब है। इसने बोला था कि जो भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं ना, वो क्या है, गॉड हैड इंटेंडेड अ नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। जो यहाँ के नेशंस हैं ना, उसमें कैसे नेशंस बने हैं, नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे बंदे रह रहे हैं ना, उन्होंने यहाँ पे नेचुरली जन्म लिया है। दैट मीन्स उनके साथ साथ उनके पास क्या हो गए सर, नेचुरल राइट्स होने चाहिए, जो कि कभी भी उनसे छीन नहीं सकता है कोई भी। नेचुरल राइट्स क्या हैं, जैसे राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, ठीक है ना, इक्वालिटी है, ये चीज़ें सबके पास होनी चाहिए। क्योंकि जो किंग है कंजर्वेटिव, उसने भी इधर ही जन्म लिया, मैंने भी इधर ही जन्म लिया, वो उसको क्यों प्रिविलेज मिलेगा, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर नेचुरल यूनिट्स सब हैं तो एक हाई क्लास से क्यों बिलोंग करेगा और दूसरा एक छोटे क्लास से बिलोंग करेगा। इसका मतलब था हर एक के पास राइट्स होने चाहिए, क्योंकि वी आर नेचुरली बॉर्न हियर, एवरीवन इज नेचुरली बॉर्न हियर एंड दैट मीन्स एवरीवन शुड एंड मस्ट हैव द सेम एंड द इक्वल राइट्स। तो ये इसका जो आइडियोलॉजी था। इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी, अच्छा एक और इसका आइडियोलॉजी ये था, इटली जो है, इटली में जो रहने वाला था, हमने देखा था इससे पहले जब रेवोल्यूशन आया था, हमने देखा था कि बहुत सारे कंट्री जो है ना डिफरेंट पैचेस में इस तरीके से रह रहे थे, जो अलग अलग ड्यूक्स में रह रहे थे, कैंटोन्स में रह रहे थे। तो फिर से अभी इटली का यही हाल हो गया, इटली यूनाइट नहीं हुआ था। इसने बोला था कि इटली क्यों पैचेस में रहेगा, क्यों इटली जो है यूनाइटेड नहीं रहेगा, ये इसकी जो आइडियोलॉजी यहाँ पे, नॉट पैचवर्क्स ऑफ स्मॉल सिटीज ऑफ किंगडम्स। तो जो किंगडम्स में क्यों रहेगा, एक ही गवर्नमेंट के साथ सेंट्रलाइज्ड रहेंगे, यहाँ पे एक ही राइट्स, एक ही रूल्स, एक ही रेगुलेशंस सबके लिए सेम होने चाहिए इटली में। नाउ इट हैड टू बी फॉर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड, जैसे मैंने बोला इटली को क्या होना चाहिए, सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ द नेशंस, जहाँ पे ये जो नेशंस बहुत सारे हैं, ये इनको एक अलायंस होना चाहिए और ये सिंगल यूनिफाइड होना चाहिए। जैसे हमने नेपोलियन के टाइम पे देखा था, उन्होंने यूनिफाइड जो इकोनॉमी बनाई, यूनिफाइड जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी। अब यहाँ पे दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड नॉट द बेसिस ऑफ द इटालियन लिबर्टी। अच्छा, खाली यही नहीं कि जो यूनिफिकेशन से जो इसमें लिबर्टी आ जाएगी पूरी, फिर मैजनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। लास्ट में क्या होता, जो कंजर्वेटिव्स थे ना, उनको ये मैजनी बहुत बड़ा दुश्मन लगा। उन्होंने बोला कि ये बंदा ख़तरनाक है, इससे हम तंग आ चुके हैं। सो दैट्स वाई जो ड्यूक मेटरनिक एक बंदा था, ड्यूक मेटरनिक के बारे में मैंने पहले ही बोला है। कौन है ये ड्यूक मेटरनिक? ट्रीटी ऑफ वियना का चांसलर, ट्रीटी ऑफ वियना में जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। मैं बोल रहा ना नाम रखो, पन नाच में मस्ती कर, ये इंपॉर्टेंट फिलहाल। ड्यूक मेटरनिक जो बंदा था, इसने इसके बारे में क्या लिखा, बोला ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जो कंजर्वेटिव ऑर्डर है ना, जो कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन गिउसेपी मैज़नी है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव ये उनके लोग नहीं, गिउसेपी मैज़नी जो है ना, वो कंजर्वेटिव्स के खिलाफ था, क्योंकि पावर किंग के हाथ में भी कंजर्वेटिव्स के। सो रेवोल्यूशनरी था ना, ये चाहता था कि कंजर्वेटिव्स का जो मोनार्कियल सिस्टम है, इसको मैं उखाड़ के फेंकूं। गिउसेपी मैज़नी, ठीक है ना, गिउसेपी मैज़नी को करार दिया कि मोस्ट डेंजरस ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। दैट मीन्स कंजर्वेटिव्स का ये मोस्ट डेंजरस बंदा है। बस इसको बंद करो।